क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। टेक इट एज 1। पर जब हमें, अगर हम ये अभी तो हमने बात की कि जब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो हमें ए बी वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। पर अगर Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाता है, मान लो प्रियांशी रिब्बू के ऊपर फोर्स लगाती है, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी बी से ए। यहां से यहां फोर्स लग रही है, पहले यहां से यहां लग रही थी। पहले Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाई ना, तो हमें वेक्टर कौन सा चाहिए होगा? ए से बी वेक्टर। अगर Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो हमें वेक्टर कौन सा चाहिए? बी ए वेक्टर। तो अब वेक्टर कौन सा होगा? बी ए वेक्टर होगा। अब ये डायरेक्शन हम बी ए वेक्टर भी निकाल के देख लेते हैं। तो अब क्या होगा? ओ बी और बी ए ये ऑर्डर में है और ये इनका रिजल्टेंट है। ओ ए इनका रिजल्टेंट है। ओ बी बी ए ऑर्डर में है, ठीक है, और ओ ए उनका रिजल्टेंट है। यहां पे क्या था? पहले केस में क्या था? ओ ए बी ऑर्डर में थे, ओ बी उनका रिजल्टेंट था। ठीक है, तो इस केस में देखते हैं ओ बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ओ ए। तो हमें बी ए निकालना है। बी ए कितना आ गया? ओ ए माइनस ओ बी। तो ओ ए कितना है? R1 वेक्टर है माइनस R2 वेक्टर। पिछले में क्या आया था? R2 माइनस R1 वेक्टर। तो आपने देखा कि जब आरुषि रिबू के ऊपर फोर्स लगाएगी, ठीक है, तो वेक्टर ए बी होगा, और जब रिबू आरुषि के ऊपर फोर्स लगाएगी तो वेक्टर बी ए होगा। मतलब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स Q1 लगा रहा है Q2 के ऊपर ए बी, ठीक है, और Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो बी ए। फाइन। अब आते हैं हम कूलम्स लॉ के ऊपर। अच्छा, अब बी ए को कैसे लिखना है और ए बी को कैसे लिखना है, यह भी सीख लीजिए। R2 माइनस R1 आया, ये कौन सा है? ए बी, यानी यहां से यहां, यहां से यहां। आपने +1 में पढ़ा होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ कि ए बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगाती है तो एफ ए बी लिखते थे, बी ए के ऊपर फोर्स लगाती है तो एफ बी ए लिखते थे। था ना +1 में न्यूटन्स थर्ड लॉ में? वैसे यहां पे है कि फर्स्ट चार्ज सेकंड के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर जो वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर ए बी वेक्टर, इसको कैसे लिखेंगे? 1 से 2। तो ये आएगा डायरेक्शन R1 से 2 वेक्टर, यानी ए बी वेक्टर जो होगा ओ बी माइनस ओ ए, एंड दिस इज R2 माइनस R1। और इसको हम लिखेंगे कैसे? फोर्स Q1 लगा रहा है Q2 के ऊपर, यानी फोर्स की डायरेक्शन 1 से 2 है, तो इसको लिखेंगे R1 2। इसको ले लो 1। ठीक है, अब वैसे है बी ए, यानी फोर्स Q2 लगा रहा है Q1 के ऊपर, Q2 लगा रहा है Q1 के ऊपर,
2 लगा रहा है 1 के ऊपर, तो इस को हम लिखेंगे R21। तो R21 क्या होगा, R1 माइनस R2। इसको ले लो आप सेकंड, हम इनको यूज करेंगे। अब लेट F12 is the force exerted by Q1 काट दो इसको, लिखिए F12 is the force on charge Q1, F12 is the force on charge Q1 due to charge Q2। ठीक है, तो F12 क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 वैसे ही चलेगा। ठीक है, अब फोर्स लग रही है किसके ऊपर, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, मतलब रिबू लगा रही है और उसी के ऊपर Q2 लगा रहा है Q1 के ऊपर। जब Q2 लगा रहा है Q1 के ऊपर, यानी फोर्स की डायरेक्शन 2 से 1, ये भी 2 से 1, तो हम पोजीशन वेक्टर लेंगे ये वाला, यानी R21 मैग्नीट्यूड स्क्वायर। हमारे फॉर्मूला में क्या था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, साथ में R21 कैप, क्योंकि वेक्टर फॉर्म है तो इसमें हमें डायरेक्शन भी बतानी है, वेक्टर फॉर्म है इसमें हमें डायरेक्शन भी बतानी है। तो डायरेक्शन किसी भी वेक्टर की, कोई भी हमारे पास वेक्टर होता था ए वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन को कौन, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में ए कैप लिखते थे। तो ए कैप ए वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा है, इधर तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसका यूनिट वेक्टर लगा देंगे तो हमें क्या बताए, दोनों तरफ क्या हो गया, वेक्टर हो गया। ठीक है बेटे, तो F12 क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर और साथ में यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसको लिखो मत लिखो, पर लिखना जरूरी इसलिए क्योंकि ये हमें बताएगा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इसका 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इसको लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये क्या बताएगा, डायरेक्शन। तो ये आ गया हमारे पास R21, इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे, F12 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। R21 को कैसे लिख सकते हैं, R21 क्या था, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 वेक्टर मॉड स्क्वायर R1 माइनस R2 वेक्टर। अब कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना हो तो वो वेक्टर खुद अपॉन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड।
नोट करते जाइए साथ में। क्षितिज कटोच, यस सर। तो घर आके थप्पड़ मारूंगा मैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे ही Q1 Q2 वैसे ही, R क्या था हमारे पास, अभी देखिए R21 था ना, तो यहां क्या है R1 माइनस R2 का एक मॉड का स्क्वायर और साथ में एक और है इसकी पावर 1, तो बेस सेम तो पावर ऐड होती है, तो नीचे क्या आ जाएगा क्यूब। तो R1 माइनस R2 मॉड क्यूब इंटू R1 माइनस R2, ये आ गया F12। ठीक है, F12 निकाल लिया, मतलब फोर्स लग रही है फर्स्ट चार्ज के ऊपर, यानी आरुषि के ऊपर लगा रही है रिबू। Q1 के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। ठीक है, इसी तरह से अब आई बारी रिबू की, कि फोर्स ऑन रिबू कौन लगा रही है, आरुषि, यानी F21। तो आप देखिए, जब पहले बाकी सारी चीजें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे ही रहेगा, चार्जेस भी रिबू और आरुषि और रिबू। जब 1 के ऊपर फोर्स लग रही थी तो नीचे पहले R1 आ रहा था, अब 2 के ऊपर फोर्स लगेगी तो नीचे पहले R2 आएगा। माइनस किसके ऊपर लग रही है, ये, और इसका मॉड का क्यूब। ठीक है, और जो नीचे है R2 माइनस R1, इसको ले लो आप। ठीक है, तो यहां से हमें यह पता चलता है कि Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो अगर यहां से देखें, अगर हम बट आप ऐसे लिखें R1 माइनस R2 इज इक्वल टू माइनस R2 माइनस R1, क्या है, R12 क्या था, R21 वेक्टर, और ये क्या था, R12 वेक्टर। तो यहां से हमें एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे हम, ये चीज, तो जब हम इसको यूज करेंगे तो हमें क्या मिलता है, जैसे हमने ये यूज किया ना R12 इज इक्वल टू माइनस R21, तो यहां से हमें क्या आ जाएगा हमारे पास F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, और ये अगर आप बात करें, हम तो कर रहे थे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पर ये सेम रिजल्ट आपने देखा है
एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, जो कि था न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ, कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो इट मीन्स Coulomb's law in vector form obey Newton's third law. Write down. Force acting on charge q1, force acting on charge q1 due to charge q2 is equal and opposite to the force acting on charge q2 due to q1. Hence Coulomb's law in electrostatics obeys Newton's third law. न्यूटन्स थर्ड लॉ. एक नोट लिखिए, Coulomb's law has been verified. Over large distances ranging from 10 raised to power minus 10 meter to macro distances to macroscopic distances. आगे करते हैं यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, अब कूलम्स लॉ से हमें पता है, फ्रॉम कूलम्स लॉ वी नो दैट F is equal to force of attraction or repulsion between the two charges. It is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. ठीक है, मुझे चार्ज की डेफिनेशन निकालनी है, चार्ज के यूनिट्स निकालने हैं. ठीक है, मान लेता हूं लेट कि Q1 जो है वो Q2 के बराबर है. रिबू और आरुषि एक दूसरे के बराबर हो गई, स्क्रीन में भी ऊपर नीचे ही है. ठीक है, एक दूसरे के इक्वल हो गई. Q1 इज इक्वल, और मैंने दोनों का वेट मान लिया, मैंने कितना रख लिया, कितना है
Q है, और मान लिया इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है R, वो मान लिया 1 मीटर है। ठीक है, और आपको पता ही है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, साथ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये रहती है। ठीक है, साथ में इन दोनों के बीच में जो लगेगी फोर्स वो कितनी होगी? 9 × 10⁹ न्यूटन। ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में, अगर आप उसको देखोगे ध्यान से, वहां पे सारी चीजें डिस्कस की थी। अब ये सारी चीजें यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो F क्या आ जाएगा? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह लिख दूंगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, चार्ज क्या हमारे पास? Q था, दो चार्जेस थे, एक चार्ज Q, ठीक है, दूसरा चार्ज Q, तो Q स्क्वायर हो गया। एक चार्ज का यूनिट कूलम, या यही रहने दो, Q स्क्वायर लिखो इसको, ये यूनिट तो हमें निकालने हैं। अच्छा, नीचे क्या था? R स्क्वायर था, तो डिस्टेंस कितना माना हमने? 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर और साथ में मीटर का स्क्वायर। तो यहां से देखें 9 × 10⁻⁹ से 9 × 10⁻⁹ कट गया। ये नीचे मीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर कट गया। इधर न्यूटन है, इधर न्यूटन है, कट गया। तो हमारे पास आगे क्या बचा? इधर क्या रह गया? 1 = कूलम इनवर्स स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है, 1 = कूलम इनवर्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वायर = सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? Q = ±1 कूलम। स्क्वायर रूट ले लो ना दोनों साइड, तो Q = ±1 कूलम। तो यहां से हम डेफिनेशन दे सकते हैं 1 कूलम की, कि चार्ज is said to be 1 coulomb, charge is said to be 1 coulomb if, हमने यहां पे बात की थी, a force of 9 × 10⁻⁹ न्यूटन acts between them when both are at distance of 1 meter इन वैक्यूम। इन वैक्यूम, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस,
एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, तो इसको दूसरे तरीके से भी अगर आप बुक में देखेंगे डेफिनेशन, तो चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम विच व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इक्वल एंड सिमिलर चार्ज विच वुड रिपेल ईच अदर बाय ए फोर्स ऑफ 9 into 10⁻⁹ न्यूटन। कि एक चार्ज के ऊपर फोर्स, जो एक चार्ज है उसकी वैल्यू 1 कूलम होगी अगर उस चार्ज को कोई सिमिलर चार्ज, इक्वल एंड सिमिलर चार्ज रिपेल करे बाय ये फोर्स ऑफ 9 into 10⁻⁹ न्यूटन, और जब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो, 1 मीटर हो, और दोनों कहां पे प्लेस्ड हो, वैक्यूम के अंदर प्लेस्ड हो। ठीक है, तो इसको आपने रिवाइज करना है, बहुत सिंपल है। अच्छा, सीजीएस यूनिट जो होते हैं चार्ज के, ठीक है, इनको बोलते हैं स्टैट कूलम। ठीक है, और ESU भी बोलते हैं। कट गई यार, ये नहीं